नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ हूं मैं मनीषा गोदारा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 का आगाज हो चुका है। आज हम बात करेंगे नए साल की और इस नए साल में ज्योतिष का क्या कुछ गणित रहने वाला है और साथ ही बात होगी साल में कितने ग्रहण होने वाले हैं, क्या खास संयोग बनने जा रहे हैं और इसी के साथ बात होगी इस साल के शुरुआती महीने में आने वाले सबसे बड़े शाही स्नान कुंभ की। हमारे साथ खास चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है ये नया साल। कई सारे चुनौतियां, चैलेंजेस पिछले साल में लोगों ने देखे हैं और अब इंतजार है कि नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हर लिहाज की बात करेंगे, किस तरीके से पूरा नया साल जाने वाला है। आप सबको पाश्चात्य नववर्ष 2025 की मंगलमय शुभकामनाएं। देखिए, अगर अंक गणित के हिसाब से हम बात करें तो 2025 यानी 2025 जिसका पूरा योग जो है 9 होता है, मूलांक 9 के स्वामी मंगल कहे गए हैं। मंगल मंगलदायक रहेंगे और पूरे वर्ष हम सबको आनंददायक रखेंगे। साथ ही विशेषकर मंगल जिस चीज़ के स्वामी हैं, भूमि, भवन, पेट्रोकेमिकल, रक्षा संबंधी उत्पाद, साथ ही कपड़े, इन सब चीज़ों में बहुत भारी तेजी रहेगी और हम आत्मनिर्भर की श्रेणी में रह पाएंगे। अगर वैदिक कुंडली की अगर हम बात करें तो 12 तारीख को जो रात्रि के समय, मंगलवार और बुधवार के समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र व्यातिपातम योग में यह वर्ष शुरू हुआ है और कन्या लग्न का है। बुधवार के दिन वर्ष का प्रारंभ होना और वर्ष जब प्रारंभ हो उस वक्त मीन लग्न यानी कि बुध का लग्न होना, यह दोनों चीज़ें दर्शाता है। साथ ही मूलांक 9, तो मंगल और बुध की कृपा पूर्ण रूप से वर्ष 2025 पर रहेगी, जो हमें आनंदित करती रहेगी और पूरे वर्ष सभी मंगल कार्य होते रहेंगे। अगर मौसम के हिसाब से हम देखें तो इस वक्त सूर्य का आद्रा में प्रवेश 22 जून को प्रातः 6:20 पर हो रहा है और यह भी मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य, बुध और गुरु साथ में बैठे हैं। गुरु अस्त होने के कारण बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं अतिवृष्टि का सामना भी हो सकता है और कहीं कहीं अतिवृष्टि कम भी हो सकती है। तो इस तरीके से मिला जुला वर्ष रहेगा, मंगल का वर्ष रहेगा। मंगल का वर्ष बहुत ही मंगलकारी रहेगा। अगर हम देखें तो 2016, जी हाँ, वह भी मंगल का वर्ष था। तब भी केंद्र सरकार ने बहुत साहसिक फैसले लिए थे, जिनमें से एक नोटबंदी का फैसला था। तो अगर हम राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी अगर 2025 को देखें, जो मंगल का वर्ष है, तो बहुत प्रजाजन के हित के लिए, देश हित के लिए और राज्य हित के लिए सरकारों द्वारा कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो हमारे सबके हित में रहें। जी, इसके अलावा पंडित जी, देखिए हर साल कई सारे ग्रहण लगते हैं। अब कहा जाता है, माना जाता है कई सारे ग्रहण अच्छे साबित होते हैं और कई बार जब ग्रहण का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं। ग्रहण इस बार भी लगेंगे, कौन कौन से ग्रहण लगने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां ऐसी बरतनी चाहिए लोगों को जिससे जो डर उनमें उत्पन्न कहीं ना कहीं रहता है वो दूर रहे। देखिए, प्राय ग्रहण में ये कहा जाता है कि ग्रहण के 12 घंटे पूर्व जब सूतक लगा जाए तो सूतक में प्राय गर्भवती स्त्रियां और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सूतक काल और पर्व काल, जब ग्रहण गहता है, जो ग्रहण का पर्व काल होता है, उसमें उन्हें नहीं देखना चाहिए। और उन्हें, जो भी रोगी है, छोटे बच्चे हैं और गृहिणियां हैं, उन्हें इस गर्भ काल, जो ग्रहण का काल होता है, उस सूतक काल में उन्हें हर चीज़ की, किसी भी चीज़ों के लिए मनाही नहीं होती। अगर इस बार हम देखें तो एक सूर्य ग्रहण है और एक चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जो है वह इस बार मान्य नहीं है, क्योंकि वह 21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वह भारत में दिखाई नहीं देगा। ये न्यूजीलैंड, तस्मानिया इस जगह दिखाई देगा। जो ग्रहण अगर दिखाई नहीं दे तो वह मान्य नहीं होता है। हमारे यहाँ मान्य चंद्र ग्रहण है जो कि 7 सितंबर को हमें दिखाई देगा। 7 सितंबर को यह ग्रहण रात्रि 9:57 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्य 11:01 रात्रि में रहेगा और ग्रहण का समाप्ति जो होगी वह 8 सितंबर को मध्य रात्रि 12:23 पर रहेगी। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो 3 घंटा 30 मिनट ग्रहण का पर्वकाल रहेगा और विशेषकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि पर यह ग्रहण हो रहा है। तो उन राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा कि वह इस वर्ष थोड़ा सा जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। यानी अगर माना जाए तो इस साल भारत में एक ही ग्रहण रहने वाला है, क्योंकि बाकी ग्रहण भारत में मान्य नहीं होंगे। जी हाँ, 2025 में
एक ही ग्रहण रहेगा, जो चंद्र ग्रहण रहेगा 7 सितंबर और 8 सितंबर को। और सूर्य ग्रहण के लिए क्या कुछ बचाव होते हैं या फिर क्या कुछ सावधानियां होती हैं जो करनी सूर्य चाहिए? ग्रहण हमारे शास्त्र, जो हमारे मूल आधार में हमारे सब बड़े थे, वह यह कह गए थे कि जो ग्रहण लगेगा ही नहीं उसका हम सूतक और किसी भी चीज़ की पालना नहीं करेंगे। तो जो दूसरा ग्रहण है साल का, वह भारत में दृश्य नहीं होगा, तो भारत में ना तो उसके लिए कोई सूतक है ना उसका कोई मान्यता है। इसके अलावा पंडित जी, चंद्र ग्रहण के लिए क्या कुछ सावधानियां करी जानी चाहिए? क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है जब भी कोई भी ग्रहण होता है तो उस समय जौ घर में लाए जाते हैं, घर के हर कहीं ना कहीं स्थान पर वो जौ रखे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का अगर कोई प्रकोप होगा तो वो टल जाएगा। देखिए 3 घंटे 30 मिनट का जो पर्वकाल है, 9:57 से 12:23 तक यह ग्रहण का पर्वकाल रहेगा। इस समय हमने प्रसूति महिलाओं को, नवजात शिशुओं को और रोगियों को हमें ग्रहण की छाया उन पर नहीं पड़ने देनी है। साथ ही जो जिस राशि से संबंध है, जिसकी जो राशि है, साथ में वह जिस पीड़ित राशि में हो उस राशि के उनको जाप करने चाहिए। और साथ ही और भी अगर वह न कर पाए तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें, अमोघ शिव कवच और साथ ही नारायण कवच का पाठ करें, तो उन सब से आपकी इस ग्रहण से रक्षा हो पाएगी। अच्छा पंडित जी, जब सूतक काल होता है तो पूजा पाठ तो उस दौरान निषेध होता ही है, इसके अलावा खान पान पर भी पाबंदी हम मानते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, और ऐसे में बुजुर्गों के लिए छूट होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए छूट होती है, बच्चों के लिए भी छूट मानी जाती है? जी हाँ, 12 घंटे पूर्व सूतक का प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल में हमारी ये मान्यता होती है कि जब सूतक लग रहा हो, जब ग्रह ग्रसित हो रहा हो, तो हम भी उन्हें आत्मबल प्रदान करें। इसीलिए इस सूतक काल में हम लोग सिर्फ जो रोगी हैं, प्रसूता हैं या बुजुर्ग या बहुत छोटे बच्चे जो कि ग्रहण की पालना नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही हम कुछ खान पान के लिए दे सकते हैं। बाकी सबके लिए कुछ भी निषेध होता है। यहाँ तक कि जो भी हमारा कच्चा सामान होता है उसमें भी हम पवित्र डाब डाल करके रखते हैं ताकि वह भी चीज़ हमारी अपवित्र ना हो। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं जब भी ग्रहण होते हैं तो उस दौरान डाब, दूरवा, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अपनी लोग पॉकेट में भी डाब का इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, ताकि अगर बाहर निकलते हैं, इन केस अगर कभी सूर्य ग्रहण है तो उसका भी प्रकोप कहीं ना पड़े। बिल्कुल, डाब प्राचीन काल से हमारे लिए सबसे पवित्र चीज़ रही है। हम अमावस्या पर अगर तर्पण भी करते हैं तो वह हम धारण करते हैं। हमारे पूर्वजों के स्मृति में भी कोई कार्य किया जाए या पवित्रा हम उसे कहते हैं कि हम पवित्रा धारण करके वह सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी देखिए, ग्रह अपनी जो स्थान है वो बदलते हैं हर साल, हर समय, हर महीने भी कहीं ना कहीं, तो उसका क्या कुछ पूरी मान्यता होती है? वो इस साल कैसे रहने वाले हैं? देखिए ग्रहों की चाल में अगर हम देखें तो दंडनायक, जी हाँ, शनिदेव की ग्रहों की चाल इस बार बदलेगी। शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में मीन राशि में प्रवेश के साथ ही मकर राशि की शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और मेष राशि की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 में पैरों से रजत पात से जो ढैया आएगी वह व्यापार में प्रगति और बिगड़े कार्यों को बनाने में मदद करेगी। साथ ही मीन राशि वालों के ऊपर चूंकि ढैया रहेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें अशांति रखेगी, आमदनी उनकी कम रहेगी, खर्चों से अधिक से मन में अशांति रहेगी। और मेष राशि जिन पर की शनि की ढैया आ ही रही है, जो 7.5 में अगर हम देखें तो 7.5 की उनकी शुरुआत हो रही है, तो शारीरिक पीड़ा, मानसिक अशांति और सब तरह से तन मन धन तीनों तरीके से वह अगले 2.5 साल के लिए अशांत रह सकते हैं। और अगर हम देखें तो 2 राशियों पर ढैया का भी प्रभाव रहेगा, सिंह राशि और धनु राशि, इन पर शनि की ढैया रहेगी, जिस वजह से दौड़ धूप की जिंदगी इनकी हो सकती है। कहीं कहीं किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लगना या अशांति इनके लिए योग कारक हो सकती है। शनि के साथ अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति भी अपनी चाल बदलेंगे। 1 मई 2025 को गुरुदेव अपने वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे
और कहीं ना कहीं सारे शुभ योगों को जन्म देंगे और गुरुदेव का पूरे वर्ष राशि परिवर्तन शुभ योगों को जन्म देता रहेगा। साथ ही जो भय कारक ग्रह कहे गए हैं सभी डरते हैं राहु केतु से। 28 मई 2025 को राहु केतु भी अपना 18 माह बाद राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि में राहु और केतु मेष राशि में राशि परिवर्तन के साथ राहु और केतु जो दोनों का राशि परिवर्तन है कुंभ और मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय रहेगा। जी, इसके अलावा पंडित जी, शनि ग्रह का नाम सुनते ही हर कोई चिंता में आ जाता है और ऐसा माना जाता है कि उतरता हुआ शनि, चढ़ता हुआ शनि जब ढैया शुरू होती है तो उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब कई सारे अगर बात करें तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि शनि अच्छे साबित होते हैं, बहुत कई बार बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है और बिगड़ जाता है। देखिए, शनि दंड नायक है। प्रत्येक 30 वर्ष में वह आपकी कुंडली के हिसाब से 7.5 साल के रूप में आपको शनि की 7.5, जिससे सभी डरते हैं, भय मुक्त होने की ज़रूरत है, भय नहीं रखना चाहिए। शनि दंड नायक है। आपके पिछले जन्म के कार्यकालों के हिसाब से शनि की 7.5 आपको प्राप्त होती है और इस जन्म के कार्यकाल के हिसाब से भी प्रत्येक 30 वर्ष पश्चात शनि आपकी राशि में आकर आपको 7.5 देते हैं और इस 7.5 में आपके लिए वह भाग्योदय कारक भी होते हैं और अगर आपने कुछ गलत किया है तो वह सब कुछ आपका ले भी जाते हैं। शनि से डरना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज को शनि ने कहा था जो भी आपकी सेवा पूजा करेंगे मैं उनका अपना अनिष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जिनको भी शनि की ढैया लग रही है या शनि की 7.5 लग रही है, मैं कहता हूं कि उन सबको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का उतना प्रकोप आप पर नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, यानी अगर अच्छे कर्म हैं तो शनि की जब भी ढैया आएगी तो वो अच्छा रिजल्ट लेकर कहीं ना कहीं आएगी और अगर हमारे कुछ कार्मिक पहले से रहे हुए हैं तो फिर उनका फल भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर हो सकता है शनि का प्रभाव देखा जाए? देखिए, जो शनि की 7.5 की हम बात कर रहे हैं कि कुंभ, मीन और मेष, यह शनि की 7.5 की राशियां रहेंगी, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके साथ जो ढैया है वह सिंह और धनु राशि पर है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें तो उनका दिन मंगलमय होगा। अब तक हमने बात की है ग्रहों की चाल के बारे में और शनि की 7.5 के बारे में। इसके अलावा ओवरऑल विश्लेषण कैसा ये पूरा साल रहने वाला है। अब बात करेंगे अबूझ मुहूर्त की। जब भी अबूझ मुहूर्त का नाम आता है तो निश्चित तौर पर आमतौर पर माना जाता है कि बिना पंचांग देखे जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो इन मुहूर्त में करवाए जा सकते हैं। तो पंडित जी, अब जानेंगे कि कौन कौन से अबूझ मुहूर्त जो हैं वो इस साल रहने वाले हैं। 2025 में कितने अबूझ मुहूर्त रहने वाले हैं? देखिए, अबुझ मुहूर्त वह, अबुझ शब्द पे गौर करिए। अबुझ यानी जिसे बूझा न जा सके, वह मुहूर्त, जिस मुहूर्त को देखने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो सबसे पहले उसका चंद्रमा देखा जाता है। अगर आपका 6ठा चंद्रमा है, 10वां चंद्रमा है तो हम कार्य करने की आपको ज्योतिष की तरफ से अनुमति होती है। अगर 4था, 8वां, 12वां चंद्रमा है तो वह कार्य आपने नहीं करना है। इसके अलावा तिथि भी देखी जाती है, वार भी देखा जाता है। कहीं कहीं शुभ वार, कहीं किसी परंपरा में, किसी घर में यह रीत होती है कि मंगलवार के दिन को आकरा वार मानते हैं, इस दिन हम कार्य नहीं करेंगे। इन सब से विधान, कई बार ऐसा होता है कि कहीं आपकी चंद्रमा से कोई ग्रह 12वां बैठा हुआ है तो आपके कोई चीज़ नहीं हो सकते हैं, विवाह या कोई मांगलिक कार्य, चाहे घर का मुहूर्त हो, नींव का मुहूर्त हो। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे पर्व हैं जिन पर्व को एक लोका रीति है कि वार से बड़ा त्योहार, और उन पर्व को अबुझ की संज्ञा दी गई जिनमें आप बिना कुछ देखें, बिना पंचांग देखें किसी भी कार्य को कर सकें। अगर हम 2025 के अबुझ पर्वों की सूची देखें तो उसमें सबसे पहले 30 मार्च, जी हाँ 30 मार्च का दिन आता है जिस दिन हम नव संवत्सर कहलाता है। नव संवत्सर, भारतीय जो नव संवत्सर है उसका शुभारंभ जब होता है तो वह अबुझ है, इसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव, रामनवमी, वह है जब पूरा देश हर्षोल्लास में रहता है और यह भी हमने अबुझ मुहूर्त के रूप में माना है। इसके अतिरिक्त 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी कार्य अक्षय माने गए हैं और इस दिन गांव देहात की तरफ अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा शादियां होती हैं और स्वर्ण और रजत
और वर्तमान समय में कोई भी धातु का कुछ खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त 5 मई जानकी जी का जन्मदिन, जानकी नवमी, और 12 मई पीपल पूर्णिमा भी हमारे यहाँ बहुत बड़े अबुझ के रूप में मान्य है। इसके अतिरिक्त गंगा का जिस दिन अवतरण हुआ, गंगा दशमी, 5 जून भी इसी क्रम में रहेगी। इसके साथ ही 4 जुलाई को भड़ल्या नवमी और 6 जुलाई को जब देवशयनी एकादशी, जब 4 मास के लिए देव सो जाएंगे, यहाँ पर सभी मांगलिक कार्यों का विराम लग जाएगा और तो यह अबुझ की तिथियां रहेगी जी। और इस देवशयनी के बाद में भी, सोते हुए देव के अंदर भी हमारे पास 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के रूप में एक अबुझ तिथि विद्यमान रहेगी। साथ ही 2 अक्टूबर विजयादशमी यानी दशहरे के रूप में अबुझ तिथि रहेगी और उसके बाद धन त्रयोदशी, जिस दिन प्रत्येक भारतीय अपने घर में कोई न कोई धातु लेकर के आता है, विशेषकर रजत और स्वर्ण, वह धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर की रहेगी। और इसके बाद देव उठनी एकादशी, घर घर में देव उठाए जाते हैं और एक लोका रीति गाई जाती है, उठो देव, बैठो देव, पाट कड़ी पटकारो देव करते हुए हम देवताओं को उठाते हैं। और देवशयनी एकादशी भी अबुझ है। इस तरीके से यह अबुझ की सूची है इस वर्ष 2025 में जो अबुझ के पर्व रहेंगे, जिसमें आपने बिना पंचांग देखे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा तो आपने बताया अबुझ पर्व कई सारे रहने वाले हैं, लेकिन पीपल पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और देवउठनी एकादशी, ये कुछ ऐसे अबुझ मुहूर्त कहीं ना कहीं इन्हें कह सकते हैं, अबुझ दिन इन्हें कह सकते हैं, जिस दिन बड़ी संख्या में जो मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह आदि होते हैं, इनका अपना क्या क्या महत्व माना जाता है? देखिए, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 30 मार्च को अगर हम देखें तो भारतीय नव संवत्सर का प्रारंभ है। पूरे भारतीय नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, एक पूरे विक्रम संवत का, तो वो बहुत मान्य है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को रामनवमी का दिन है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। अगर हम अक्षय तृतीया को देखें तो वह तिथि जो अक्षय तृतीया कही गई है, साथ ही भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी कहलाता है। इसी तरीके से हम अगर पीपल पूर्णिमा को लें या गंगा दशमी को लें, जिस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ, या देवशयनी एकादशी हो या गणेश चतुर्थी हो, विशेषकर गणेश चतुर्थी को हम व्यापारिक और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत बड़ा अबुझ दिन मानते हैं। इस दिन विशेषकर व्यापार से संबंधित सभी संस्थानों के बहुत बड़े मुहूर्त किए जाते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो विजयादशमी या धन त्रयोदशी, यह भी बहुत बड़े अबुझ मुहूर्त में से माने जाते हैं। जी, चलिए पंडित जी, अब बात करेंगे महाकुंभ की। 144 वर्ष बाद अब महाकुंभ शाही स्नान होगा और कुंभ का क्या कुछ मान्यता है इसे लेकर, क्या इसकी महत्वता होती है? इसके अलावा शाही स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी, क्या क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए इस दौरान? देखिए, 13 जनवरी से और 23 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन देवराज प्रयाग में इस बार किया जा रहा है जी। अगर आप कुंभ देखें तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ जो है वह कलश के रूप में होता है और घट कलश, कुंभ का घट कलश प्रत्येक 12 वर्ष बाद यह आयोजन होता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में क्रम से यह आयोजन किए जाते हैं। 12 वर्ष हम इसलिए मानते हैं क्योंकि देवता और दानवों के मध्य 12 दिन तक यह युद्ध चला था और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी में 4 जगह गिरी थी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इन्हीं जगह प्रत्येक 12 वर्ष में एक कुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 144 वर्ष में यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यह इस बार का जो प्रयाग का कुंभ है, यह महाकुंभ में आयोजित किया जा रहा है। यह कुंभ छोटा कुंभ नहीं है, बड़ा कुंभ है, बड़ा महाकुंभ है। और अगर हम शाही स्नान की तिथियां देखेंगे तो 13 और 14 जनवरी मकर संक्रांति प्रथम शाही स्नान की तिथि है। उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या द्वितीय शाही स्नान की तिथि है। उसके बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी तीसरी शाही स्नान की तिथि है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा चौथे शाही स्नान की तिथि है और उसके बाद महाशिवरात्रि जो है वह अंतिम यानी 5वें शाही स्नान की तिथि है। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा कहलाता है, प्रयागराज की अपने आप में एक महिमा है और प्रयागराज में पूरे वर्ष, अभी तो महाकुंभ लग रहा है, अन्यथा भारत में प्रयाग में पूरे वर्ष में जब भी माघ का महीना आता है तो यहाँ कुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक वर्ष यह कुंभ लग रहा है क्योंकि यह तीर्थों का राजा कहलाता है। गंगा, यमुना और लुप्त हुई सरस्वती, जी हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का यह संगम कहलाता है। भारतीय आस्था का यह सबसे बड़ा पर्व है।
जब आदिकाल की कई किद्वंतियां हैं कि अंग्रेज भी बड़े विस्मित हुए थे जब वो भारत पर आए, उन्होंने भारत पर राज किया और उन्होंने देखा बिना किसी इनविटेशन, आप अभी भी देखिएगा कुंभ के लिए किसी ने कहीं भी किसी भी तरीके का किसी को कोई इनविटेशन नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बाद में भी कुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीय स्नान करेंगे, क्योंकि यह हमारा लोक पर्व है। जिस प्रकार हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार हर भारतीय को उसके पंचांग के अनुसार उसे याद रहता है कि मेरा कुंभ आने वाला है और कुंभ में मुझे जाना है और कुंभ में मुझे स्नान करके मेरे सभी पापों का क्षय करना है और मेरे पूरे कुल के लिए रूप, धन, यश, वैभव, कीर्ति और सुख समृद्धि की मुझे कामना करनी है। देवराज प्रयाग का यह कुंभ बहुत ही बड़ा है और महाकुंभ है, तो इसमें आप विशेष जाइए और विशेष स्नान करिए। विशेषकर जो बुजुर्ग जा रहे हैं उन बुजुर्गों के लिए आप उनकी दवाओं का विशेष इंतजाम रखें, क्योंकि ठंड की अतिता रहेगी। अत्यधिक ठंड के कारण आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, शाही स्नान जो भी लोग कर लेते हैं वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं, तो शाही स्नान का अपना क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ लाभ इसके मिलते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं शाही स्नान के बाद? देखिए, भारत की बड़ी प्राचीन और वैभवशाली परंपरा है। भारत में बहुत सारे संतों के अखाड़े हैं और उन अखाड़ों की तरफ से प्रत्येक भारतवर्ष को विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके और उनमें उन अखाड़ों जिन अखाड़ों में वह है वहाँ महामंडलेश्वर श्रीमंत नियुक्त किए गए हैं जो धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। और शाही स्नान में उन्हीं अखाड़ा प्रमुखों की सवारी निकलती है विधि विधान से और क्रमबद्ध तरीके से। आप योजनाबद्ध तरीके से उनको क्रम दिया जाता है और उसी क्रम में वह स्नान करते हैं। साथ ही आमजन भी यह स्नान करके अपने आप को यह मानते हैं कि जो अमृत की बूंदें हमारे पे पड़ी थी वह हम पर भी उन अमृत बूंदों की वर्षा हो रही है। महाकुंभ एक बड़ा कहीं ना कहीं त्योहार मुझे लगता है हर देशवासी के लिए भी होना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं वहाँ, तो घर बैठकर कैसे ये जो महाकुंभ है, ये जो महापर्व है, इसका लाभ मिल सकता है? क्या इस दौरान किया जाना चाहिए? देखिए, आप महाकुंभ की महत्ता का अंदाजा उसी से लगाइए कि मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं उन्होंने कहा कि पुष्प वर्षा होगी प्रत्येक शाही स्नान पर जी। और जो कुंभ नहीं जा सकते हैं, कहीं किसी रोग की अवस्था से है या जो छोटे बच्चे हैं, तो जो भी कुंभ जा रहे हैं वह उनके लिए कुंभ से कलश में जल लेकर के आइए और अपने अपने घर में उन सब को कलश से स्नान कराइए, तो वह भी इस कलयुग में महाकुंभ स्नान ही कहलाएगा। देखिए, हर साल प्रदेश में कई सारी गतिविधियां होती हैं, घटनाक्रम होते हैं। 2025 की बात करें, प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, 2025 पुनः मैं कहूँगा, अगर हम मूलांक की बात करें तो 2025 यानी 9 नंबर का मूलांक है और बुधवार के दिन शुरू हुआ है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो राजस्थान में पेट्रोकेमिकल के कुछ नए उत्पाद मिल सकते हैं और जो पेट्रोकेमिकल की जो रिफाइनरीज हैं उनका चालू होना हमारी अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था के लिए बढ़िया हो सकता है। साथ ही भारत के अगर संदर्भ में हम बात करें तो इससे पहले भी जब मूलांक का वर्ष आया था 2016, तो उस समय भी कुछ कठोर निर्णय लिए गए थे, जिनमें से एक निर्णय नोटबंदी का था। तो जनहित में कुछ कठोर निर्णय राज्य सरकार और भारत सरकार ले सकती है, जिनसे हमारा जनजीवन बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाए। हम सबके लिए यह वर्ष मंगलकारी रहेगा। इसके अलावा अब देश की बात करेंगे और देश के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि साल 2024 में कई सारी महान हस्तियों को खोया और कई सारे घटनाक्रम देश में हुए, तो पूरे देश के लिहाज से अगर बात करें 2025 कैसा जा सकता है? देखिए, मंगल मूलांक का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं देश के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कड़े फैसले भारत सरकार ले सकती है जो आमजन के हित में रहेंगे। साथ ही दवाओं के ऊपर और रक्षा उत्पादों पर बहुत अच्छा रहेगा यह भारतीय वर्ष। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। और हम यही आशा करते हैं कि आप सबके नववर्ष से जुड़े जो भी सवाल होंगे या फिर जो भी कहीं ना कहीं परेशानियों से आप जूझ रहे थे 2024 में, आने वाले समय में किस तरीके से उपलब्धियां भी आपके लिए आने वाली हैं, इसी आशा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।